नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धनवन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो बच्चा अभी मेंस नहीं दे रहा है और वो अभी आंसर राइटिंग कर रहा है और ये सितंबर में अपने पेपर 5 और पेपर 6 को कंप्लीट करके रख रहा है, उसका भी पेपर 5 और 6 कंप्लीट हो गया होगा। और आज जो हमारा आंसर राइटिंग का सेशन है या हमारा जो टेस्ट है वो सेकेंड लास्ट टॉपिक जो MPPSC पेपर नंबर 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बोलियों का, उस पर होगा। तो इस बोलियों के टॉपिक में मैं पूरा आपको बताऊंगी क्योंकि ये नया टॉपिक है बेटा कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे प्रश्न आ सकते हैं और गारंटी है कि ये प्रश्न आपको जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। MPPSC मेंस का एग्जाम जो होता है बेटा, अगर आप यहाँ पर देखें तो उसमें पेपर 5 और पेपर नंबर 6 का आज से नहीं पहले से बहुत महत्वपूर्ण रोल है ना। और उस महत्वपूर्ण रोल में हमारे शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस शॉर्ट नोट्स को नहीं देखा है तो एक बार ही देख लीजिए। इस शॉर्ट नोट्स का डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर आपके अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप देखें कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक दिन में फटाफट मेरे को पूरी हिंदी को रिवाइज करना है सिनॉप्सिस बेसिस पे, तो आप पेपर 5 और पेपर 6 के शॉर्ट नोट्स से इसकी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। गॉट इट बेटा। अब हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन का था वो टॉपिक था बोलियों का। टेस्ट नंबर 7 बोलियों का डिस्कशन है। उसके प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिए होंगे। तो एक के बाद एक आंसर की आपको मिल गई होगी, उम्मीद है मुझे। पूरा आंसर की में हमने टू द पॉइंट लिखा है, थोड़ा सा कुछ ज्यादा भी दे दिया है सो दैट कि बोलियों का कंटेंट आपको जो नहीं मिलता है ना वो कंटेंट आपको यहां से मिल जाए। तो बहुत केयरफुली आपको इस कंटेंट को पढ़ना है। पूरा कंटेंट आपका आंसर की के साथ में एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप ये कंटेंट देखेंगे ना तो आपको ये, वैसे भी मार्केट में आपको बुक में ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है। बहुत मेहनत करके हमने ये कंटेंट आपके लिए अवेलेबल किया है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आपको मेंस में करना है, निश्चित ही आपको बहुत शानदार नंबर मिलेंगे। तो ये तो हुई कुछ बातें। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो बोली का टॉपिक आपके सिलेबस में बिल्कुल नया जुड़ा है ना। अब पढ़ना कैसे है उस पे बारे में बात कर लेते हैं, हर दिन की तरह कि पहले हम उस टॉपिक पे पढ़ना कैसे बात कर लें। और एक बार ही मुझे बता दो कि आपका टेस्ट कैसा गया, है ना। बोलियों वाला टेस्ट थोड़ा सा परेशान करा होगा और आंसर की आपने देखा होगा तो आपको कुछ नई चीजें भी मिली होंगी और ये भी नहीं समझ में आया होगा कि मैम बोली का आंसर लिखना कैसे है। तो सारी बातों पर डिस्कशन हम करेंगे, 1 बाय 1 हम क्वेश्चन लेते जाएंगे और सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बोलियों वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं, प्रश्न या सिलेबस में डायरेक्ट आपको मध्य प्रदेश की बोलियां लिखा है और मध्य प्रदेश की बोलियों में 4 बोलियों का उल्लेख है। तो आपको वहीं पर हिट करना है डायरेक्ट कौन कौन सी 4 बोलियां, तो मालवी, ठीक है, बुंदेली, बघेली और निमाड़ी। ऊपर की जो 3 बोलियां हैं, इन 3 बोलियों का साहित्य, इन 3 बोलियों का विकास ज्यादा हुआ है एज कंपेयर टू निमाड़ी बोली। निमाड़ी बोली के भी साहित्यकार बहुत सारे हैं, निमाड़ी बोली का भी अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन एज कंपेयर टू ऊपर की 3 बोली निमाड़ी का कंटेंट आपको थोड़ा कम मिलेगा। उसके पीछे रीजन, इन 3 बोलियों की तुलना में इसका विकास कम होना। अपितु कई सारे हिंदी विद्वान हैं जो कहते हैं कि इसका इतिहास आज का नहीं है, पहले से है। सारी चीजें डिटेल हमने पढ़ी हुई है। तो आपको इन 3 पे फोकस करना है, निमाड़ी पे भी करना है ऐसा नहीं है। आपको केवल टू द पॉइंट इन चारों पर ही फोकस करना है, बस 100 की सीधी बात। कंटेंट आपको 3 का अच्छा भर भर के मिल जाएगा, निमाड़ी का थोड़ा कम मिलेगा, उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया। लेकिन अपने नोट्स में निमाड़ी का भी कंटेंट है, जो प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न हमने वहां पर कवर किया है। दूसरी बात अब मैं बता दूं, प्रश्न ये उठता है कि क्या मैम थोड़ा सा भाषा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ लें क्या, कि बोली किसे कहते हैं, उपबोली किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, ठीक है, मातृभाषा किसे कहते हैं, भाषा और बोली में अंतर, बोली और उपबोली में अंतर। ये प्रश्न देखना बेटा कि बोली में क्या अंतर होता है, बोली और उपबोली में क्या अंतर है, ठीक है, उपबोली किसे कहते हैं। ये प्रश्न 3-3 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो बोली किसे कहते हैं, उपबोली किसे कहते हैं, ठीक है, उपबोलियों के क्या क्या भेद है,
उपबोली के अंदर भी कुछ कोई और छोटी चीजें होती हैं क्या? उपभाषा किसे कहते हैं? अमानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा किसे कहते हैं? भाषा और बोली में अंतर, विभाषा किसे कहते हैं? क्या इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं? तो पहले आप बोली किसे कहते हैं 3 नंबर में प्रिपेयर कर लेना, उपबोली किसे कहते हैं, बोली और उपबोली में अंतर, बोली और भाषा में अंतर। इतने पढ़ने के बाद में एक बारी सरसरी निगाह से जरूर देख लेना कि ये बोली का इतिहास क्या है, क्योंकि कोई भी भाषा पहले बोली थी कि उसके पहले और कुछ थी, उपबोली थी। बात समझ में कि बोली पहले बनी कि उपबोली पहले बनी, उपबोली और बोली में क्या भेद है, बोली का विकास कैसे हुआ कि वो विभाषा बनी, विभाषा से उपभाषा कैसे बनी, उपभाषा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और क्या एक बोली भाषा बन सकती है। ये पूरे संस्तरों को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जब आपसे 3 नंबर में पूछेगा कि मालवी बोली किस अपभ्रंश से निकली है, तो आपकी यहां पर जुबान और आपके हाथ नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपभ्रंश क्या होता है। तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पहले से उठाना पड़ेगा। तो क्या पढ़ना है वो क्लियर हुआ है ना। किस उपभाषा के अंतर्गत मालवी बोली आती है, ये प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। कभी 3 नंबर में पूछ लिया कि मालवी बोली की उत्पत्ति किस उपभाषा से हुई है, तो लिखना पड़ेगा। मालवी बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, लिखना पड़ेगा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां मध्य प्रदेश की आती हैं या उपबोलियां आती हैं, 3 नंबर में लिखना पड़ेगा। और 3 नंबर में तो छोड़ो, यहां पर भी जो आपका 7th क्वेश्चन बोली का आ रहा है उसमें आधा पेज में भी पॉसिबल इसी से रिलेटेड पूछ ले। बात समझ में आ रही है क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। तो अब प्रश्न ले लेते हैं। हमने कौन कौन से प्रश्न दिए थे और प्रश्नों पर डिस्कशन, उम्मीद करती हूँ बेटा आंसर की तो देख ली होगी अभी तक, बस डिस्कशन कर लेते हैं और आपके कोई डाउट हो तो वो डाउट को ले लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न जो हमने दिया था, पहला प्रश्न अगर आप देखें तो पहला प्रश्न था मालवी बोली की किन्हीं 3 उपबोलियों का वर्णन करिए। अब यहां पर अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो आपको 3 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 7 में कितने प्रश्न आने हैं, 4 प्रश्न आने हैं, और चारों प्रश्न कितने कितने नंबर के आने हैं, 3-3 नंबर के आने हैं। उसके लिए जगह कितनी दी है इनने, लगभग आधा पेज, लगभग। तो इस बारी जो डिस्क्रिप्टिव मतलब बोली का प्रश्न आएगा वो डिस्क्रिप्टिव आएगा, है ना। मे बी पॉसिबल इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन पूछ ले, वो 3 पार्ट में पूछ ले, 1-1 नंबर के बनाकर, ये हो सकता है, तो रेडी रहना उसके लिए। लेकिन अभी हमने उसी पैटर्न को अपनाया है कि मालवी की किन्हीं 3 उपबोलियों को वर्णित कीजिए। तो कोई भी 3, मैंने यहाँ पर 3 ली है। आदर्श मालवी, क्योंकि जब मालवी की बात आ रही है तो आदर्श मालवी, मालवी की खुद बात होगी। सोंधवाड़ी और रजवाड़ी बड़ी फेमस है। आदर्श मालवी जरूरी नहीं है, मैंने आपको कंटेंट ज्यादा दे दिया यहाँ पर कि आप लिख लें कभी 3 नंबर में आदर्श मालवी आ गई या रजवाड़ी आ गई या सोंधवाड़ी आ गई। तो अब यहाँ पर आप इस पैटर्न को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मालवी की किन्हीं 3 उपबोलियों का वर्णन करा बोला है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पर मालवी की उपबोली लिखी बेटा, देखो आपको क्योंकि कितने पेज मिलने हैं वहां पर, आधा पेज आपको मिलना है ना, और आधा पेज मतलब 5 से 6 लाइन आपको मिलना है, ठीक है। तो आप एक और ये वाला पैटर्न भी अपना सकते हो, जो मैंने आंसर की में दिया वो पैटर्न तो आप अपना ही रहे हो। दूसरा ये पैटर्न अपना सकते हो कि आपने 3 सेक्शंस कर दिए अलग अलग, 1 2 3 सेक्शन आपने अलग अलग कर दिए। गॉट इट बेटा। सबसे पहले आपने यहां पर लिख दिया आदर्श मालवी, आदर्श मालवी के बाद में आपने यहां पर लिख दिया, कौन सी लिखा है मैंने आंसर की में, सोंधवाड़ी, कोई भी लिख सकते हो, बहुत सारी उपबोलियां हैं इसकी, सोंधवाड़ी। और उसके बाद में यहां पर आपने लिख दिया क्या, रजवाड़ी। और इनके 3-3 पॉइंट्स लिख दिए। आदर्श मालवी तो सबसे पहले इसका क्षेत्र लिख दिया, फिर उसके बाद इसकी विशेषता लिख दी, फिर उसके बाद आदर्श मालवी के कवि लिख दिए या फिर साहित्यकार। तो 1 2 3 पॉइंट इसके। सेम इसमें सोंधवाड़ी, इसका क्षेत्र लिख दिया, इसकी विशेषता लिख दी और इसके कवि लिख दिया। सेम वैसे ही रजवाड़ी, क्षेत्र, विशेषता, कवि। तो 4 से 5 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, बड़ा नीट एंड क्लीन दिख रहा है। अब आंसर की क्योंकि आपके तक पहुंच गई, डिस्कशन में हम यही चीज देखते हैं कि एक आंसर को कितने पैटर्न में लिखा जा सकता था, ताकि आपके दिमाग के कलपुर्जे खुले। क्योंकि कंटेंट बेटा आपको मिल जाएगा, कई बार तो अभी कंटेंट भी नहीं मिल रहा है,
अपना कंटेंट आपके पास तक पहुंच गया है। लेकिन अगर कई बार आपको कंटेंट मिल गया तो उस कंटेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, राइटिंग कैसे अच्छी लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए विशेषकर मैं बात करूंगी, क्योंकि उनकी राइटिंग खराब है, अशुद्धियां हैं, तो आप कैसे उस चीज से ओवरकम होंगे, ये चीज का विशेष ध्यान रखा है बेटा अपन ने। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्रेजेंटेशन आप ऐसा कर सकते हो। डिटेल कहां से आएंगी, डिटेल मैंने दी हुई है। अगर आप आदर्श मालवी के बारे में बात करो तो मैंने जहां क्षेत्र लिखा तो इंदौर उज्जैन के जिले शुद्ध मालवी के मध्यवर्ती केंद्रीय क्षेत्र कहे जाते हैं। तो आप इतना मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको केवल इंदौर उज्जैन लिख देना, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। अन्य क्षेत्रों में मालवी बोली पर विभिन्न निकटवर्ती बोलियां जैसे बुंदेलखंडी, गुजराती, मेवाड़ी, हादोड़ी, निमाड़ी आदि बोलियों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। गॉट इट। तो अब हमने डिस्क्रिप्शन, चूंकि कंटेंट आपके पास चला जाए इसीलिए यहां पर दिया, आपको ये बात नहीं बतानी, आप विशेषता में इसको चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, भाषा का अपना विशिष्ट व्याकरणिक आधार है, किंतु बोली में पर्याप्त व्याकरणिक स्वतंत्रता होती है। केंद्रीय मालवी को ही मानक मालवी कहा जाता है, तो ये इसकी विशेषता है। मानक मालवी जो है या प्योर मालवी जो है यही आदर्श मालवी है, जिसका क्षेत्र इंदौर उज्जैन में है। अगर आप इस प्योर आदर्श मालवी के कवियों के नाम लिखेंगे तो 2-3 अच्छा लगेगा, है ना, नोट्स में दिए हुए मैंने। सोंधवाड़ी, डॉक्टर प्रहलाद जोशी ने मालवी की इस बोली के विकास में योगदान दिया है। डॉक्टर प्रहलाद जोशी के ही प्रयासों से सोंधवाड़ी यहाँ पर क्या हुई है, पनपी है। और सोंधवाड़ प्रदेश वास्तव में जो होता है क्या कहलाता है, इसको विशेषता में लिखना कि अगर आप देखेंगे तो काली सिंध और चंबल के बीच का जो प्रदेश होता है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे सोंधवाड़ प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ की जो बोली है उसको डॉक्टर प्रहलाद जोशी ने नाम दिया सोंधवाड़ी, तो आपने उसको विशेषता में लिख दिया बेटा। और सोंधिया राजपूत समाज की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को यह कहा जाता था, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा रेखा के बीच में क्या होता है, स्थित है। बात समझ में आई। और इसका विस्तार फिर जिले में लिख लो, उज्जैन शाजापुर के उत्तरी पूर्वी, मंदसौर, आलोट, रतलाम से लेकर राजस्थान के झालावाड़ी दक्षिणी हिस्सों तक है, या झालावाड़ प्रदेश तक है। सिंपल। तो अब यहां मैंने डिटेल दिया, आप उसको की पॉइंट में कन्वर्ट करके लिख देंगे जो मैंने बताया। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रजवाड़ी, रजवाड़ी अगर देखें तो इसे रंगाड़ी भी कहते हैं, जो कि मालवी की एक महत्वपूर्ण उपबोली है। अब ये रजवाड़ी अगर देखोगे तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1907 में राजस्थानी व मालवी बोली का सर्वेक्षण किया था और ये नामकरण इसको दिया था रजवाड़ी, है ना। तो अगर आप ये देखें तो यहां पर इस बोलियों का जो प्रदेश है, इसका प्रदेश वो रतलाम, मंदसौर, झाबुआ के शहरी भाग में जो है वहां पर है। और सबसे मेन चीज जो है, इस रजवाड़ी भाषा को वैज्ञानिकता प्रदान करने का कार्य करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय। तो इसके श्रेय मतलब इस उपबोली के, रजवाड़ी के, या जो रजवाड़ी होते हैं या जो रजवाड़ी बोलना चाहिए प्रदेश है, इस प्रदेश की बोली के विकास में या इस बोली के उपबोली के विकास में पर्टिकुलर योगदान किसने दिया है, तो डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय। आप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ताकि पढ़ने में अच्छा लगे। आप केवल इस व्यक्ति का नाम लिख सकते हो, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय, इसकी विशेषता लिख सकते हो, इसका क्षेत्र लिख सकते हो, जो पैटर्न मैंने अभी बताया उसमें। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो ये 3 बोलियां बोला था, 3 ही लिखो, है ना। मेरे को लगा और भी आगे हैं, तो और भी अगर उपबोलियां हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल दिया। हर बोली की उपबोली के अंदर डिटेल दे रहे हैं आपको। तो ये सारी चीजों को बहुत ध्यान से केयरफुली लिखना है, क्योंकि कंटेंट अब ज्यादा है। तो ज्यादा कंटेंट को कम कैसे लिखना है, ये बात आपको भली भांति आना चाहिए। कंटेंट कम है, उसको अच्छे कैसा प्रदर्शित करना है, तो यही कला तो आंसर राइटिंग कहलाती है बेटा। और यही हम सीख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और आज हमारा बोली है, मतलब सेकंड लास्ट पोर्शन है, उसके बाद सिर्फ अपठित गद्यांश अपना बच रहा है ना। और फिर उसके बाद एफएलटी। तो एफएलटी को तो जी जान लगाकर देना है, ईमानदारी के साथ पूरे 2 घंटे बैठ के एफएलटी देना है बेटा। और वो टाइम लिमिट का ध्यान रखना है, जितना टाइम लिमिट मैंने दिया है, अगर उसके अंदर कॉपी नहीं आ रही है तो उसके बाद वाली कॉपी मैं चेक नहीं करूंगी, पहले ही मैं बता दे रही हूं, है ना। ऑफलाइन जैसा ही माहौल मैंने प्रदान किया है वैसा ही माहौल आपको रखना है ना। कि अगर आपको 2 घंटे दिए गए हैं कि 10 से 12 टेस्ट सॉल्व करना है, तो आप 10 से 12 टेस्ट सॉल्व करिए। 12 से लेकर 12:15 या 12:30 तक में आपकी पूरी कॉपी सबमिट हो जानी चाहिए। उसके बाद मैं आपकी कॉपी को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसके बाद आपके आंसर की पहुंच जाएगी।
बात समझ में आ रही है? जैसा हमने हर टेस्ट में किया है और आपका बहुत अच्छा बोलना चाहिए परफॉर्मेंस है टेस्ट में। बहुत सारे बच्चे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो ये प्रश्न का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब